जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। क्या है पूरा मामला, इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत में खान पान से लेकर पहनावे तक पर राजनीति होती रही है, लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला अचानक सुर्खियों में। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रयागराज के एक पब्लिक स्कूल की 11वीं की मुस्लिम छात्रा की ओर से उसकी मां ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ उसे हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी मुस्लिम लड़की के लिए स्कार्फ या हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है और स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा अधिकार है। स्कूल का ड्रेस कोड एक समान, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए है, जिसे लागू करने का अधिकार संस्थान के पास है। सुनवाई के दौरान ऐसा कोई धार्मिक या कानूनी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। सिर्फ दावा करने के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राहत नहीं दी जा सकती, ऐसा कोर्ट का कहना। छात्रा का तर्क था कि वह कक्षा 6 से 10 तक बिना किसी विरोध के हिजाब पहनकर स्कूल आती रही, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि संस्थान की पुरानी सहमति किसी कानूनी अधिकार को जन्म नहीं देती। शैक्षणिक संस्थाओं में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड का पालन जरूरी है। इधर इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एकरूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एकरूपता जिस विद्यालय का जो ड्रेस है, उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। हिजाब इसी बात के लिए कोर्ट कह रहा है ना कि भाई एकरूपता हो, और जो विद्यालय का ड्रेस है वह ड्रेस पहन करके सब लोग आवे एक साथ। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले न्यायिक आदेशों का भी हवाला दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स ने भी माना है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनना इस्लाम की आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दरअसल स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद पुराना है और ये मामला तमाम अदालतों तक पहुंचता रहा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी। जैसा कि 2022 में कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा, मामला हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने भी संस्थान के ड्रेस कोड के मामले में उसके अधिकार को महत्व दिया था, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऐसे मामले में संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड को अहमियत दी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित किसी दावे को सिर्फ कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी तथ्यात्मक और कानूनी आधार होना चाहिए। बहरहाल स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब के मामले को लेकर विवाद पहले भी सामने आते रहे और अदालतें इस मामले में तथ्यों के आधार पर फैसला देती रहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी इसी आधार पर सामने आया। और अब आगे बढ़ते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग थमी हुई हो, लेकिन जंग की आग फिर से कब भड़क उठे कहा नहीं जा सकता। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका का कहना है कि दरअसल अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों और शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी। अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का फरमान है कि ईरानी संस्थाओं की ओर से मांगी गई जानकारी देने पर प्रतिबंधों का खतरा बना रहेगा
भले ही इसके बदले कोई भुगतान न किया गया। अमेरिका पहले भी ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए टोल या किसी तरह का शुल्क देने को लेकर चेतावनी दे चुका है। अमेरिका ने 3 ईरानी संस्थाओं का नाम भी लिया। इनमें पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, पर्शियन गल्फ मरीन इंश्योरेंस कंपनी और हॉर्मुज सेफ मरीन सर्विसेज अथॉरिटी। यह चेतावनी अमेरिका की उस मुहिम के बीच आई है जिसे वाशिंगटन ने इकोनॉमिक डी-डे नाम दिया है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल है। दरअसल अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाकर उसके आर्थिक संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को सीमित करना चाहता है। अमेरिकी वित्त मंत्री के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग के आखिरी दौर में पहुंच गया है। इसका मकसद ईरान की कमाई के बड़े रास्ते बंद करना है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बता चुके। इधर ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को आर्थिक आतंकवाद बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरानी संस्था ने दावा किया कि 46 जहाज़ों ने उसके ट्रांजिट प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और इन जहाज़ों को भविष्य में जुर्माना, हिरासत या जब्ती जैसी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जैसा कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस तरह से बढ़ते तनाव के कारण फिर से संकट गहरा सकता है। दरअसल ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल यानी टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिन देशों के जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। पर्यावरण संबंधी सेवाएं और खास परिस्थितियों में ईंधन भी दिया जाएगा। भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की किसी दूसरी करेंसी में किया जा सकेगा। जो देश ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अमेरिका का साथ देगा उसे दुश्मन माना जाएगा। ये खास तौर पर गल्फ कंट्रीज के लिए चेतावनी। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई में साथ देने वाले खाड़ी देशों को चेतावनी दी। ईरान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रजई ने कहा कि जो देश ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में अमेरिका का साथ देता है उसको हम दुश्मन मानेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच समझौते कराने की कोशिशें भी जारी, लेकिन ईरान ने मध्यस्थ पाकिस्तान के सामने अमेरिका के रवैये पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान में हैं और उनकी मुलाकात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से, जिसमें पेजिशकियान ने कहा कि अमेरिका का तरीका चीज़ों को सुलझाने का नहीं। अगर अमेरिका चाहता है कि युद्ध खत्म हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, तो उसे ईरान के प्रति अपना नज़रिया बदलना हो। अमेरिका की दादागिरी से ईरान झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की ओर से ईरान को झुकाने की कोशिश हो रही है और धमकियां दी जा रही है, लेकिन ईरानी लोग राष्ट्रीय एकजुटता के दम पर इस दबाव का सामना करेंगे जैसा वह वर्षों से कर रहे हैं। हम अमेरिका और अपने विरोधियों को बताना चाहते हैं कि ईरान एकजुटता के दम पर किसी भी दबाव और खतरे से पार पा लेगा। जैसा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ऐसे समय ईरान पहुंचे हैं जब अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के चलते ईरान के साथ तनाव बढ़ गया है। अमेरिका आर्थिक हमलों से ईरान को झुकाने की बात कर रहा है, वहीं ईरान का कहना है कि वो अपनी शर्तों से पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की कोशिश की, जिसके बाद उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को भी ईरान की तरफ से धमकी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को निशाना बनाने की बात कही गई और उनके बारे में जानकारी देने के लिए 95 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा का भी दावा किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई। बहरहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और आशंका है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच फिर से कहीं जंग ना शुरू हो जाए।